एजेंसी के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया गया। बड़ी खबर, पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा को आने की दावत किसने दे दी है? कराची में दूसरों की जंग पर इतनी शिद्दत क्यों? मुसलमान बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे की धमकी किसने दी है? इन सबको मैं देख लूंगा, इन सबको मैं देख लूंगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं, आपसे हर बार की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त, और हमेशा की तरह करता रहता हूं कि फौरन चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई लापता नहीं करेगा। आइए कहानी का आगाज कहां से करते हैं, वहां से कहानी का आगाज करें कि जहां पर यह खुली बात कह दी गई है कि जनाब एजेंसी के लोग पकड़े गए हैं। जरा सा पहले क्लिप सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूं कि यह क्या जिक्र हो रहा है। कुछ अर्सा पहले तो ये बयानिया बनाया जा रहा था कि ये जो एहतजाजी इंतशारी हैं ये तो एजेंसियों के बंदे हैं। तो चलें, अगर ये हमने अपनी एजेंसियों के बंदों को खुद अपने कानून के तहत सजाएं दे दी हैं तो इन इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए। जी जनाबे वाला, कोई और नहीं, पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये फरमाते हैं कि हाँ भाई, अगर ये एजेंसी के लोग हैं तो हमने तो एजेंसी के लोग पकड़ लिए, तो फिर शिकवा किस बात का। इससे पहले कि मैं मजीद बातों की तरफ जाऊं, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक बात को वाज़ेह तौर पर करते जाएं। तहरीक इंसाफ की तरफ से जब 9 मई के वाकयात रोनुमा हुए तो तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बात का दावा किया गया था कि जनाब ये तमाम के तमाम लोग हमारे नहीं हैं, बल्कि ये तो एजेंसी के लोग हैं। आपको याद होगा उस वक्त कहा गया था कि एजेंसी के लोग ये तमाम मामला कर रहे हैं और इसमें हमारा अमल दखल है ही नहीं। अब जब इन लोगों को सजाएं सुनाई गई तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब ये सब तो हमारे लोग हैं और इन्हें फौजी अदालतों में क्यों सजा दी जा रही है। तो इस बार पाकिस्तान के ताल्लुका फौज के ताल्लुकात आमा के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि भाई आप ही कहते थे ना कि ये एजेंसी के लोग हैं, तो हमने तो अपने ही लोगों को सजा दे दी। जब हमने अपने लोगों को सजा दे दी तो अब आप शिकवा किस बात का कर रहे हैं? पहले आप कहते थे कि जनाब ये हमारे लोग नहीं, हमारे लोग नहीं, हमारे लोग नहीं, ये एजेंसी के लोग हैं। अब जब ये सजाएं हो चुकी और ये फौजी अगर एजेंसी के लोग हैं और इन्हें फौजी अदालतों से सजा दी गई है तो फिर इस पर शोर शराबा क्यों होगा? नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता इससे बढ़कर ये कि उसके बाद एक बार फिर ये बात कही गई मैं कि इस सारे मामलात में जो जो लोग भी 9 मई में शामिल हैं और जो जो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उस सब का एक ही जवाब मिल रहा है कि 9 मई के वो तमाम मुल्जिमान कि जिन पर इल्ज़ामात हैं उन तमाम को सजाएं दी जाएंगी। खासतौर पर इस सारी नोयत में यू टर्न उस वक्त आया, बल्कि बड़ा टर्न में इस वक्त कहूँगा कि जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने बराह रास्त ये सवाल पूछ लिया, जनाब फैज़ हमीद साहब के बारे में क्या कहते हैं और क्या फैज़ हमीद का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान से अब से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? पहले मुख्तसर सिर्फ चंद सेकंड्स का ये स्टेटमेंट सुनिए और उसके बाद जनरल फैज़ के मुताल्लिक क्या कहा, जरा सुनिए। क्या अब जनरल फैज़ हमीद से जो तहकीकात हैं उसका दायरा इमरान खान तक भी बढ़ सकता है और इसके ऊपर जो इमरान खान है उनका भी ट्रायल हो सकता है फैज़ हमीद के साथ? फौज में कोई शख्स अपने ओहदे, अपने रैंक को ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी ज़ाती या किसी कलेक्टिव एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये खुद हिसाबी का निज़ाम जो है ये हरकत में आता है। जब जनरल फैज़ हमीद के मुताल्लिक इन्होंने ये कह दिया तो उसके बाद फिर अगले ही लम्हे इमरान खान का नाम लिए बगैर, सहाफ़ी का सवाल ये ज़रूर था कि खान का क्या होगा, नाम ये बगैर कहा कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि ये कहाँ पर आकर कहानी रुकती है। यानी कि सुनिए, आपने 9 मई की बात की तो हम ये पहले भी कह चुके हैं कि देखें 9 मई के पीछे एक मरबूत मनसूबाबंदी थी, एक मरबूत साजिश थी। जो लोग भी उस मनसूबाबंदी और साजिश में मुलव्विस थे उनको आइन और कानून के मुताबिक कैफ़िर किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है।
मामला यहां तक नहीं रहता। अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखिए, इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पाकिस्तान की फौज के ताल्लुकात आमा के सरबराह ने इब्तदाई तौर पर यह बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की मशरकी बॉर्डर पर क्या हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की मगरबी बॉर्डर पर क्या हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कहां पर हो रही है, और फिर इन्होंने इस पूरी अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात का कतई तौर पर जिक्र नहीं किया कि खान के मुकदमात का और खान के लगाए गए इल्जामात का क्या होगा। लेकिन जब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो सहाफियों ने खास तौर पर जिस चीज पर फोकस किया वो जनरल फैज हमीद और इमरान खान से मुतल्लिक वो तमाम बातें थी कि जो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान के गली कूचों के अंदर कही जा रही है कि आखिर खान का क्या होगा। मुझे एक वाकया याद आया और मैं एक बड़े ही एक वाकया, बल्कि मैं अगर कोशिश करता हूं कि आपको एक छोटा सा क्लिप है किसी और का क्लिप, लेकिन जरा सा मैं आपको एक क्लिप दिखवाता हूं, जरा देखिए। इमरान खान का क्या होगा भाई, उधर कर लें यार, मुंह मैं बता रहा हूँ, मुझे क्या पता यार, पता नहीं क्या होगा खान का। आजकल बिल्कुल किसी क्लिप की तरह की सिचुएशन यहां पर मौजूद है। बार बार ये कहता है जनाब ये खान का क्या होगा, खान का क्या होगा, खान का क्या होगा, खान का क्या होगा। मैं आपको आज बताए देता हूं कि आज की प्रेस ब्रीफिंग से क्या बात वाज़े तौर पर नजर आ रही है और क्या चीज हो रही है, जरा देखिए। जनाबे वाला, आपका ताल्लुक किसी से भी और आप बार बार ये जरूर पूछते रहे कि खान का क्या होगा, खान का क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा मुक़्तदरा कुव्वतें जो हैं उनकी तरफ से इस बात का वाज़े तौर पर फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब से अभी कोई नेगोशिएट नहीं हो रहा। ये जो भी आपको हुकूमती तर्जुमानी मिल रही है, जितना ट्रंप इंतजामिया अमेरिका बहादुर के आने का इंतजार हो रहा है, तो मैं आपको वाज़े तौर पर यह इशारा दे रहा हूं कि ताहाल इस हवाले से कोई बर्फ पिघलती हुई नजर नहीं आ रही है। खान साहब के मुतालिक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात पूछे गए, इससे वाज़े आइडिया ये मिलता है कि 9 मई को किसी भी तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, या एमक्यूएम सॉरी पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, एमक्यूएम जो उस वक्त होती थी, उस एमक्यूएम के साथ एक 12 मई का वाकया जुड़कर रह गया था, जिस तरीके से 90s के मामला उनके साथ जुड़कर रह गए थे, और बिल्कुल उसी तरीके से लगता यूं है कि 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की फौज किसी तौर पर भी खान साहब के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं कर रही है। अब ट्रंप इंतजामिया की तरफ से दबाव आता है, नहीं आता है, कुछ भी होता है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात का वाज़े इशारा दिया गया है कि जनाब किसी तौर का भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसकी अक्कासी एक और शख्स भी करता है, और इसकी अक्कासी एक और शख्स किस तरीके से करता है, यह बात जरा जहन में रखिए कि जहां खान का मसला चल रहा है वहीं अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हमले की भी बात की गई है, और यह तवक्कुआत कही जा रही थी कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर जो खिताब करेंगे वो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट होगा। अगर इस पॉलिसी स्टेटमेंट को देखा जाए तो इससे वाज़े तौर पर यह मिलता है, क्योंकि ये इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, इस वक्त इन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की, लेकिन हुकूमत से यह भी दरख्वास्त की कि साथ चला जाए। वहां पर इन्होंने पाकिस्तान पर आए हुए इन दोनों दबाव का जिक्र किया, और दबाव का जिक्र करते हुए जो बात वहां आपको नजर नहीं आ रही थी, कि जो DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आई, वो आपको बिलावल के यहां पर नजर आएगी। और बिलावल वाज़े तौर पर यह कहते हैं कि जनाब कुछ भी हो जाए, हम जो है वो मिसाइल प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे, हम मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखेंगे और हम आलमी दबाव को देख लेंगे। ये वो वाज़े इशारा है कि जो इस बात में इशारा देता है कि जनाब वाला, यानी कि आप, क्योंकि इन्होंने ही हुकूमत को सहारा दिया हुआ है और वहां से ये आलमी दबाव की भी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा क़ुव्वतें और पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और इस मौजूदा हुकूमत को सहारा देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि जनाब अगर वहां ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भी कोई प्रेशर आता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा अहम जुज़ था, जो इस वक्त खान के मुतालिक जो बातें कही जा रही है कि जनाब फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, यूरोपीय यूनियन का मामला आते हैं, उसमें DGISPR ने एक बड़ी अहम बात की। जरा सुनिए गजा से रिलेटेड ये क्या बात कही जा रही है। कानूनियत का और इंसानी हकूक का मुनाफिकाना प्रचार करने वाली तंजीमें एकदम पॉपअप होती हैं। वो जिनको जो वाज़े और खुली बर्बरियत गाजा में और कश्मीर में हो रही है वो उनको नजर नहीं आएगी, उनको शाम और लीबिया में होते हुए मजालिम नजर नहीं आएंगे, उनको पाकिस्तान में होती हुई खारजियों की और दहशतगर्दों की बर्बरियत भी नजर नहीं आएगी। लेकिन फेक कंटेंट, फेक वीडियोस और अनदेखी लाशों पे आप देखेंगे कि उनके जज्बात बेकाबू हो जाएंगे।
अब इन्होंने कहा कि जनाब गजा में जितने लोग भी गए, गजा के मुतालिक बात नहीं की जा रही, लेकिन पाकिस्तान के मुतालिक बात क्यों की जा रही है, पाकिस्तान के मामलात पर क्यों बात की जा रही है, अब और क्यों बात कही जा रही है। अब इस बात को ही मजीद सहारा कौन देता है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी। मैं दोनों कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, जरा सुनिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या फरमाते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के मिसाइल प्रोग्राम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए उन पर प्रेशर आ रहा है। जरा देखिए, इनका ये ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान मुल्क के पास इस किस्म का कुव्वत ना हो और वो किसी न किसी बहाने पे आपसे आपका ये ताकत छीनना चाह रहे हैं। अब इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आप नतीजा निकालिए तो आपको ऐसा लगेगा कि मौजूदा हुकूमत को सहारा देने वाली जमातें, मौजूदा हुकूमत के पीछे मौजूद मुक्तदरा यानी कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, ये तमाम आपको एक ही नुक्ते पर नजर आती है। ऐसा जो अफवाहें, ये जो गर्दिशें कर रही थी कि पीपल्स पार्टी आगे पीछे जा रही है, मुस्लिम लीग नून तो बहरहाल कहीं पे भी नहीं जा रही है, इससे ये बात तो आपको समराइज होती हुई नजर आएगी कि जनाब इन सारी गुफ्तगू के मुताबिक कि जो बात यहाँ कही जा रही है वही बात यहाँ कही जा रही है, जिस बात की तौसीक यहाँ की जा रही है उस बात की तस्दीक यहाँ पर की जा रही है, ये बात तो बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा इस बारे में निकलता है वो जो मैंने आपको दिखाया कि जो कोई भी कितना भी पूछता रहे खान आ रहा है, ताहल ये मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन दर हकीकत इस वक्त ज़मीनी हकीकत यही है और इसे तस्लीम करना चाहिए। अब इस पर तहरीक इंसाफ को मज़ीद जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है, मज़ीद स्ट्रगल करने की ज़रूरत है और सही वक्त पर सही कार्ड्स खेलने की ज़रूरत है। अगर वो इस वक्त जितने सही कार्ड्स नहीं खेलेंगे उतना ही उनको नुकसान होगा। तालिबान के हवाले से खान साहब का एक बयान आया कि जनाब तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए, तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। उस पर भी पाकिस्तान के जो फ़ौज के तर्जुमान हैं उन्होंने सख्त बयान दिया। अच्छा, तालिबान के मामले पर जो इस वक्त दहशतगर्दी के मामला हो रहे हैं, आप देखिए कि पाकिस्तान में कितनी हलाकतें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त खुद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तालिबान पर बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं। इमरान खान ने पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर तनकीद की कि वो जब वज़ीर ख़ारजा थे तो तालिबान से मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गए। अच्छा, पाकिस्तान की जो बहुत सारी सियासी जमातें हैं वो तालिबान के हवाले से बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है और वो तालिबान की हुकूमत को और तालिबान के निज़ाम को तस्लीम नहीं करती है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा नुमाया नाम है। एक ज़माने में एनक्यूएम भी जो पिछली एनक्यूएम थी वो तालिबान की और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की और ख़ास तौर पर जो लिबरल जमातें हैं जिसमें आप कहा जा सकता है वो उसके बड़े शदीद ख़िलाफ़ रही थी और इसमें आपको ANPs के शदीद ख़िलाफ़ नज़र आएगी। वो जो निज़ाम की बात करते हैं, जो दहशतगर्दी की बात करते हैं, उसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आपको उस नज़रिए के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ नज़र आएगी। आपको पश्तूनख्वा मिली पार्टी बहुत ज़्यादा इससे ख़िलाफ़ नज़र आएगी। आपको सिंधी कौम परस्तों की बहुत सारी जमातें हैं जो इससे ख़िलाफ़ नज़र आएगी। तो एक नुक्ता नज़र वाज़ेह तौर पर, लेकिन खान साहब इस वक्त जो है वो तालिबान की हिमायत पे जारी हैं और जहाँ पर अभी पारा चिनार का मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पारा चिनार का मामला हल नजर नहीं हो रहा, वहीं पर आज हमारी मुलाकात हुई है एक बहुत अहम शख्सियत से और मैं चाहता हूं कि ये बात आपके सामने रखूं कि वो बात क्या चीज़ हुई है। आज हमारी खुसूसी तौर पर गुफ्तगू हुई है इस वक्त फैसल एदी साहब से। फैसल एदी साहब इस वक्त ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा नाम है, एदी फाउंडेशन के सरबराह हैं और जो इमदादी सामान सबसे पहले अगर वहाँ पर पहुँचाया गया तो फैसल एदी साहब ने पहुँचाया। उनके पास एक जहाज़ मौजूद है जिस जहाज़ में छोटा सामान आता है, यानी कि कम अद्वियात आई थी, लेकिन रोज़ की बुनियाद पर वो पेशेंट्स को भी वहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं और दवाइयाँ भी पहुँचा रहे हैं। फैसल एदी साहब ने बड़े अहम इंकशाफात किए। फैसल एदी साहब ने हमें ये बताया कि जनाब वाला वहाँ जो अफ़गानिस्तान का रास्ता है वो बंद है और यहाँ पर जो 4 लाख की आबादी है वो तकरीबन महसूर हुई है। वहाँ पर ये जो मामलात चल रहे हैं उसमें उन्हें बड़े जहाज़ की ज़रूरत है कि जिसमें ज़्यादा इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचाया जा सके, जहाँ पर तकरीबन 2 टन से ज़्यादा का सामान पहुँचाया जा सके। उन्होंने यहाँ पर कहा कि इसके लिए उन्होंने एक क्रोएशिया के अंदर एक जहाज़ खड़ा हुआ है जो कि रूसी साख्ता जहाज़ है, जो ख़रीद कर लाने की बात की है कि यहाँ पर उनका इमदादी सामान यहाँ पर पहुँचाया जा सके और इमदादी सामान को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके।
बड़ी अहम बात फैसल अली ने बताया कि हुकूमत इनको इस वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है कि जनाब वो रूसी साख्ता जहाज़ जो है वो यहाँ पर आ सके, और उसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान के अंदर रूसी साख्ता जहाज़ों को इजाज़त नहीं दी जाती है कि जनाब यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकें, क्योंकि शायद अमेरिका का दबाव इतना है। तो जबकि पुराना एक जहाज़ है, लेकिन हम क्योंकि इमदादी सामान वहाँ तक ज़्यादा बड़ी तादाद में पहुँचाना चाहते हैं और 2 टन से ज़्यादा सामान उसके अंदर आ सकता है, ज़्यादा पेशेंट्स को हम मुंतकिल कर सकते हैं, 12 अफराद की बैठने की गुंजाइश है और वो हमें सस्ता भी मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसी है कि जिसमें रूस की प्रोडक्ट्स को इतनी आसानी के साथ इजाज़त नहीं दी जाती। ये फैसल अली साहब ने हमें बताया। फिर उन्होंने एक और बात कही, बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ये जहाज़ इस तरह के इमदादी सामान के साथ या इमदाद के पेशेंट्स के लिए जो जहाज़ हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी जहाज़ हैं, तो अगर, क्योंकि ये इसे इस तरह से ना देखा जाए कि ये शिया सुन्नी मामला है, बल्कि इसे देखा जाए कि एक इंसानी अलमिया है और जहाँ पर सुन्नी है या जहाँ पर शिया है, दोनों जगहों पर इस इमदाद को पहुँचाया जाए। और दोनों जगहों पर पहुँचाने के लिए ज़ाहिर है कि इंसानी अलमिया, दोनों जगह से कुछ ना कुछ लोग वहाँ पर इस वक्त महसूर हुए हैं, उनके पास सामान मौजूद नहीं है। तो अगर उनके पास से भी अगर ये जहाज़ मिल सकते हैं तो ये जहाज़ ले जाएँ, लेकिन हम इंटरेस्टेड इसमें है कि हम अपना जहाज़ खुद ख़रीद लें और यहाँ पर लोगों को इमदादी सामान खुद से ही प्रोवाइड करें ताकि उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़ सके। लेकिन वो सस्ते जहाज़ मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये बहुत अहम नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारी फैसल अली साहब से गुफ्तगू हुई है उसकी मैंने आपको तफसीलात बता रहा हूँ कि वहाँ मामला क्या चल रहा है। खैर, जब ज़ाहिर इसी से मुतल्लिक बात की जा रही है तो पारा चिनार के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है। वहाँ फैसल अली साहब खुद भी गए, हमने भी बहुत सारी जगहों से मालूम किया। फैसल अली साहब का कहना है कि ये बेसिकली एक ट्राइबल इशू है, लेकिन इस ट्राइबल इशू को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है या ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एक मजहबी या फ़िरका वाराना मामला आपने। अब देखिए कि यहाँ पर मुत्तहिदा मजलिस वहदत की तरफ से कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर धरने दिए गए, और दूसरी तरफ हो ये रहा है कि जो साबका सिपाही साहबा है, जिसको अब अहले सुन्नत वल जमात के नाम से अपने आप को वो कहते हैं, या राय हक पार्टी के नाम से वो अक्सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये लोग गए हैं वहाँ पारा चनार के अंदर। और पारा चनार के अंदर ये यहाँ पर भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर भी गए। तो अब मामला ये हो गया है कि इस मामले को उस इलाकाई इंतज़ाम की बजाय इसे फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इसके अंदर वो जमातें साथ साथ शामिल होती जा रही हैं कि जो कि इसे अलग अलग रंग दे रही है। ये मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, हो सकता है इसके ख़िलाफ़ हो। अब ये हो क्यों रहा है, उस मसला वहाँ का वहीं पर मौजूद है, लेकिन जो दीगर लोग हैं अब उसमें इस तरीके से फरीक बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिससे ये मामला एक फ़िरकावाराना मामले की तरफ जा रहा है। इस मामले को इंसानी बुनियादों पर हल करना चाहिए, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। ये सब के सब पाकिस्तान के शहरी हैं और इन तक तमाम चीज़ें पहुंचनी चाहिए। इन सब के लिए रास्ता खुला होना चाहिए, एक दूसरे ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, इसमें शरपसंदी का उनसर नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें शामिल हैं, लेकिन खुदारा इसे उस इलाकाई मामले को इस तरह फ़िरकावाराना मामलात की शक्ल ना दें। इससे ये मामला हल नहीं होगा, बल्कि ये मामला पेचीदा होगा। और जब मामले को आप पेचीदा कर कर पूरे मुल्क के अंदर फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसके अंदर बहुत सारी प्रॉक्सीज भी आना शुरू हो जाएंगी, और फिर ये प्रॉक्सीज जब लड़ती हैं तो ज़ाहिर है फसाद फिर फसाद फिर फसाद फिर फसाद फिर फसाद की तरफ जाएगा। कोशिश ये क्या करें कि जनाब जो मामला हकीकी बुनियाद पर जिस तरीके से हल होना है उसे उसी बुनियाद पर हल होना चाहिए, ना कि इसे दूसरी बुनियादों पर हल होना चाहिए। हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। सन 1840 से मैंने इस पर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि 1840 के बाद से ये मामला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज इस मामले को करीबन 200 साल होने चाहते हैं। 200 साल से वहाँ पर जो ज़मीनों का मामला है, जो ज़मीनों के तनाज़ात है, वो वहाँ पर मौजूद हैं, ताहाल वो हल नहीं हो रहे। तो खुदारा इस मामले को उसी बुनियाद पर रखिए। और जहाँ तक मैं बात कहता हूँ कि हमें प्रॉक्सीज वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, किसी और की लड़ाइयों के लिए अपनी ज़मीनें नहीं देनी चाहिए। तो ये मैं वहाँ खुरम के लिए भी बात कर रहा हूँ, मैं कराची शहर के लिए भी बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर के लिए भी बात कर रहा हूँ कि ये लड़ाइयाँ, इसके पीछे हाथ कुछ और होते हैं, मफादात कुछ और होते हैं। जो इलाकाई मामलात हैं उसे इलाकाई बुनियादों पर हल होना चाहिए। उसे रंग नहीं देना चाहिए कि जनाब ये कोई नस्ली रंग है या कोई इस तरह का रंग है। इससे फिर मामलात ख़राब से ख़राब तर की तरफ जा रहे हैं और वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात रह गई, और वो बात बहुत ज़्यादा अहम रह गई कि आज न जाने क्या हुआ। आसिफ अली दारी साहब मुख्तसर तकरीर करते हैं अपनी तबीयत की वजह से भी, और वैसे भी वो कम गोई हैं, लेकिन कम गोई के दौरान आज लाड़काना के अंदर इन्होंने खिताब करते हुए एक बड़ा धमकी आमेज़ बात कही है। जरा सुनिए। मिलने के भिड़ने के पुराने
वाकिफकार हैं, तो आप दोस्तों से भी मैं कहता हूं कि कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, इन सबको मैं देख लूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा सबको, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा सबको। आपको मालूम होगा कि पिछले कई दिनों से ये बातचीत चल रही है कि जनाब इस वक्त मौजूदा हुकूमत और जरदारी साहब के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट कि मैं देख लूंगा सबको, ये किसकी तरफ इशारा है, ये आपको चंद दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाएगा। आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने एक ज़माने में कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसके बाद और बिल्ले को हम दूध नहीं पीने देंगे। अब और उसके बाद क्या हुआ था वो आपके सामने मौजूद है। तो खैर इस वक्त ये सख्त जुमलों का तबादला इधर हुआ है और इस तरह का जुमला कि मैं देख लूँगा, ये इशारा देता है आइंदा दिनों के अंदर आसिफ अली जरदारी की कुछ और ज़्यादा सियासी मूवमेंट्स को। दूसरी बात, एक और बात, मदारिस हवाले से जो मसला चल रहा था उस हवाले से ऑर्डिनेंस आ गया है। अब ऑर्डिनेंस आया है, यानी कि वो जो पुराना बिल था वो भी मंजूर नहीं हुआ और एक नया ऑर्डिनेंस आ गया और अब ये ऑर्डिनेंस बिल की शक्ल इख्तियार करेगा, फिर तरामीम आएंगी तो उसके बाद मसला हल होगा। यानी कि वो जो पुराना वाला बिल जिस पर मौलाना साहब कह रहे थे कि इसे तो हर सूरत में मंजूर होना चाहिए, वो रह गया साइड में और एक ऑर्डिनेंस आ चुका है। और इस ऑर्डिनेंस में मौलाना फजल रहमान साहब और मौजूदा हुकूमत दोनों ने मिलकर ये ऑर्डिनेंस बनाए और इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत भी हो गए। तो ये मामला उस तरफ की तरफ ख़त्म शुद्ध, यानी कि ख़त्म होने की तरफ आगे बढ़ गया है। ये थी अब तक की बड़ी बड़ी खबरें और बड़ी बड़ी बातें। अभी तक के लिए अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। आइंदा रोज़ फिर किसी और नए मौजू के साथ आपके साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।